नमस्कार, बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है दैनिक समाचार विश्लेषण। सत्र के विषय आपके समक्ष हैं। आज के सत्र में हम चर्चा करेंगे लैंगिक बाइनरी से परे देखने की मांग, भारत में घरेलू हिंसा, लॉस एंड डैमेज फंड, जबरन धर्मांतरण का मुद्दा तथा स्वदेशी आदिवासी प्रथाओं के पुनः प्रलेखन पर। सत्र के अंत में हम मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न की चर्चा करेंगे और इससे संबंधित उत्तर संरचना भी हम आपको देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला आलेख आपके समक्ष है। इसे पेज नंबर 11 से लिया गया है और इसका संबंध जीएस पेपर 1 में भारतीय समाज और जीएस पेपर 2 में सामाजिक न्याय से जोड़कर देखा जा सकता है। इसे आप जीएस पेपर 2 में ही पॉलिटी और गवर्नेंस से भी जोड़कर देख सकते हैं। मुख्य रूप से हम इसमें चर्चा करने जा रहे हैं लैंगिक बाइनरी से परे देखे जाने की मांग पर। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने विशेष विवाह अधिनियम 1954 के तहत समलैंगिक विवाह को मान्यता देने की मांग करने वाले 2 समलैंगिक जोड़ों की याचिका पर केंद्र और भारत के महान्यायवादी को नोटिस जारी किया है। आपको ये ध्यान रखना है कि कई याचिकाओं के परिणाम स्वरूप भारत के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली 2 न्यायाधीशों की पीठ ने इस प्रकार के नोटिस को जारी किया। इस याचिका में याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि 1954 का विशेष विवाह अधिनियम संविधान से उस सीमा तक अधिकारातीत है जिस हद तक यह समलैंगिक जोड़ों और विपरीत लिंग वाले जोड़ों के बीच भेदभाव करता है। साथ ही यह समलैंगिक जोड़ों को कानूनी अधिकार के साथ साथ विवाह से मिलने वाली सामाजिक मान्यता और स्थिति दोनों से ही वंचित करता है। इस पूरे मामले में याचिकाकर्ताओं का यह कहना है कि 1954 का विशेष विवाह अधिनियम किसी भी 2 व्यक्तियों के बीच विवाह पर लागू होना चाहिए, चाहे उनकी लिंग पहचान और यौन अभिविन्यास कुछ भी हो। यदि ऐसा नहीं होता तो अधिनियम को अपने वर्तमान रूप में गरिमापूर्ण जीवन और समानता के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने वाला घोषित किया जाना चाहिए, क्योंकि यह समलैंगिक जोड़ों के बीच विवाह करने के प्रावधान को नहीं करता है। इसके तहत अधिनियम को समलैंगिक जोड़ों को भी वही सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए जो अंतरजातीय और अंतर धार्मिक विवाह करने वाले जोड़ों को प्राप्त होती है। इस संदर्भ में यह भी कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से बाहर करने के बाद भी कई क्षेत्रों में अपर्याप्त प्रगति देखी गई है, क्योंकि समलैंगिक व्यक्तियों के लिए समानता का विस्तार जीवन के सभी क्षेत्रों में होना चाहिए, जिसमें घर, कार्यस्थल और सार्वजनिक स्थान सभी शामिल हैं। इस पृष्ठभूमि में यदि हम भारत में समलैंगिक विवाह की वैधता को समझने का प्रयास करें तो आपको सबसे पहले तो ये बात ध्यान रखनी होगी कि विवाह के अधिकार को भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक या संवैधानिक अधिकार के रूप में स्पष्ट रूप से मान्यता प्राप्त नहीं है। हालांकि विवाह को विभिन्न वैधानिक अधिनियमों के माध्यम से विनियमित किया जाता है, लेकिन मौलिक अधिकार के रूप में इसकी मान्यता केवल सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक निर्णयों के माध्यम से विकसित हुई है। इन निर्णयों में महत्वपूर्ण है 2018 का शफी जहां मामला, जिसमें मौलिक अधिकार के रूप में विवाह को मान्यता दी गई। इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा अनुच्छेद 16 और पुट्टा स्वामी मामले का उल्लेख करते हुए कहा कि किसी भी व्यक्ति को अपनी पसंद के अनुसार विवाह करने का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 का अभिन्न हिस्सा है। इसके अलावा आपको इस पूरे मामले में 2018 के नवतेज सिंह जौहर वाद को भी ध्यान रखना होगा, जिसमें कहा गया कि समलैंगिक समुदाय या फिर LGBTQ समुदाय सभी संवैधानिक अधिकारों के हकदार हैं। इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि LGBTQ समुदाय के सदस्य अन्य नागरिकों के तरह ही संविधान के द्वारा प्रदान किए गए सभी संवैधानिक अधिकारों के अधिकार हैं, जिसमें समान नागरिकता और कानून का समान संरक्षण भी शामिल किया गया है। इस पूरे मामले में विशेष रूप से समलैंगिक विवाह के मामले में हमें वैश्विक परिस्थिति को भी ध्यान में रखना होगा, क्योंकि आंकड़ों के अनुसार अब तक लगभग 30 देशों में समलैंगिक विवाह को स्वीकृति प्रदान की गई है। मुख्य रूप से इसमें अनेक न्यायिक निर्णयों की भूमिका रही है, जैसे कि दक्षिण अफ्रीका की संवैधानिक कोर्ट के द्वारा 2005 में एक मामले में समलैंगिक विवाह को स्वीकृति प्रदान की गई
और इसके आधार पर 1996 के दक्षिण अफ्रीका के संविधान और 1961 के विवाह अधिनियम में संशोधन किया गया। ऑस्ट्रेलिया में भी इसी में 2007 में कानून बनाया गया। इंग्लैंड और वेल्स में भी 2013 में एक अधिनियम के माध्यम से समलैंगिक विवाह को स्वीकृति दी गई। संयुक्त राज्य अमेरिका में भी इसको लेकर स्वीकृति 2015 के एक बेहद प्रसिद्ध मामले को लेकर आई, जिसे हम ओबरजेफल बनाम हॉजेसवाद के नाम से जानते हैं। इसके माध्यम से समलैंगिक विवाह को लेकर स्वीकृति प्रदान की गई। हालांकि यदि हम भारत में स्थिति को ध्यान में रखें तो आप ये ध्यान रखेंगे कि भारत में विवाह का जो विनियमन है वह विविध प्रकार के पर्सनल लॉज के माध्यम से किया जाता है, जिसमें हिंदू विवाह अधिनियम, भारतीय ईसाई विवाह अधिनियम, मुस्लिम पर्सनल लॉ एप्लीकेशन एक्ट आदि महत्वपूर्ण है और इनमें भारत में समलैंगिक विवाह को प्रत्यक्ष रूप से स्वीकृति प्रदान नहीं की गई है। हालांकि इसके संदर्भ में मद्रास हाई कोर्ट की मदुरई बेंच के द्वारा 2019 में दिया गया निर्णय काफी महत्वपूर्ण है, जिसे अरुण कुमार और सृजा मामला के नाम से जाना जाता है। इसके माध्यम से एक हिंदू पुरुष के द्वारा हिंदू ट्रांस महिला अथवा इंटरसेक्स महिला के मध्य होने वाले विवाह को वैधानिकता दी गई और उसी के अनुसार हिंदू विवाह अधिनियम को विस्तारित किया गया। इसी प्रकार से भारत में अन्य विभिन्न माध्यमों से भारत में हिंदू विवाह अधिनियम के संदर्भ में कुछ अन्य विस्तार भी देखे गए हैं, जैसे कि तमिलनाडु में हिंदू विवाह अधिनियम के तहत आत्मसम्मान आंदोलन से संबंधित विवाह पद्धति को स्वीकार्यता दी गई है। इसके तहत बिना पुजारी धार्मिक प्रतीकों के आप विवाह कर सकते हैं। इसी प्रकार से कहा जा रहा है कि हमें LGBTQ समुदाय को भी इसी प्रकार का अधिकार दिए जाने की आवश्यकता है। इस पर लगातार बल दिया जाता है कि समलैंगिक समुदाय के लिए एक भेदभाव विरोधी कानून की आवश्यकता है, जो उन्हें लैंगिक पहचान या यौन उन्मुखता के बावजूद बेहतर जीवन संबंधों का निर्माण करने में सहायता करे और जो व्यक्ति को बदलने के स्थान पर समाज में बदलाव लाने पर जोर दे। हमें इसके संदर्भ में यह भी ध्यान रखना होगा कि यदि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा समलैंगिक विवाह के लिए स्वीकृति भी प्रदान की जाती है, तब भी हमें सामुदायिक स्तर पर एक लंबी लड़ाई को लड़ना होगा। भारत में चूंकि अलग अलग प्रकार के रीति रिवाज परंपराएं विद्यमान हैं, इसलिए भारत में समलैंगिक विवाह जैसी किसी भी चीज को लागू करना आसान नहीं होगा। भारत में सामाजिक मानसिक रूढ़िवादी परंपराएं अच्छी तरीके से स्थापित हैं और जो कोई भी इनसे अलग महसूस करता है उसे कलंकित किया जाता है, अपमानित किया जाता है और बहिष्कृत किया जाता है। अतः हमें इस प्रकार के रूढ़िवादी विचारों को दूर करने के लिए न्यायालय के साथ मिलकर सामाजिक स्तर पर प्रयास करना होगा। इसमें समलैंगिक विवाह के साथ ही कार्यकर्ता विवाहित जोड़ों के लिए पारंपरिक विवाह के लाभों के विस्तार का भी मांग कर सकते हैं, जैसे कि बच्चों के गोद लेने का अधिकार। हमें समझना होगा कि जैसे जैसे लोगों के रिश्ते बदलते हैं, समाज परिवर्तन के दौर से गुजरता है, स्वतंत्रता पर संवैधानिक अधिकारों का विस्तार हर क्षेत्र में होना चाहिए। इसमें समान लिंग वाले जोड़ों का जीवन भी शामिल है और इसके संदर्भ में सकारात्मक प्रयासों को किए जाने की आवश्यकता है। अब हम बात कर लेते हैं पेज नंबर 6 में दिए गए एक अन्य आलेख की, जिसका संबंध जीएस पेपर 1 में सोसाइटी और जीएस पेपर 2 में सामाजिक न्याय से देखा जा सकता है। इसमें हम बात करेंगे मुख्य रूप से भारत में घरेलू हिंसा पर। हर साल 25 नवंबर को महिलाओं के खिलाफ सभी प्रकार की हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। महिलाओं के खिलाफ सभी प्रकार की हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के ठीक पहले एक युवा महिला की उसके साथी के द्वारा की गई निर्मम हत्या और अंगभंग ने अंतरंग साथी हिंसा की ओर ध्यान खींचा है, जिसे घरेलू हिंसा से महिलाओं के संरक्षण अधिनियम 2005 यानी घरेलू हिंसा निवारण अधिनियम के तहत भी एक प्रकार की घरेलू हिंसा के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। इस पूरे मामले में कई सवालों को देखा जा सकता है, जैसे कि लड़की ने उस लड़के को क्यों चुना, उसने उसे क्यों नहीं छोड़ा। हालांकि हमें यह भी पूछना चाहिए कि यदि भारत में घरेलू हिंसा से निवारण के संदर्भ में अधिनियम को बनाया गया है तो वह अब तक प्रभावी क्यों नहीं हो सका। इसके संदर्भ में हमें कुछ आंकड़े भी ध्यान रखने होंगे, जैसे कि इसके संदर्भ में नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का डेटा यह बताता है कि भारत में 15 से 49 आयु वर्ग की लगभग
30% महिलाओं के द्वारा शारीरिक हिंसा का अनुभव किया गया है। इसी प्रकार से यूएन विमेन यानी संयुक्त राष्ट्र महिला संस्था के अनुसार विश्व स्तर पर 2019-20 में दुनिया भर में लगभग 243 मिलियन महिलाओं और लड़कियों के द्वारा किसी न किसी प्रकार की यौन या शारीरिक हिंसा का सामना किया गया। आंकड़े बताते हैं कि 40% से भी कम महिलाएं जो हिंसा का अनुभव करती हैं, किसी भी प्रकार की मदद को मांगती हैं या अपराध की रिपोर्टिंग करती हैं, और उनमें भी मदद मांगने वाली महिलाओं में से 10% से भी कम पुलिस के पास जाती हैं। इस प्रकार से यहाँ पे यह बेहद प्रासंगिक प्रश्न उठता है कि आखिर क्यों महिलाएं ऐसी घरेलू हिंसा के अपराधों के प्रति लगातार संवेदनशील बनी रही हैं। विशेषज्ञ और समाजशास्त्री इसके पीछे अनेक कारकों की भूमिका बताते हैं, जैसे कि लंबे समय तक महिलाओं के द्वारा इस प्रकार की घरेलू हिंसा को लेकर एक प्रकार की गैर प्रतिशोध की भावना अभिव्यक्त की जाती है, जिससे अपराध करने वाले को लगातार बढ़ावा मिलता है। घरेलू हिंसा को लेकर समाज में दृष्टिकोण भी उस हिसाब से प्रगतिशील नहीं है जिसकी अपेक्षा की जाती है। इसके अलावा व्यापक रूप से महिला के अधिकारों को संबोधित करने वाले कानूनों का अभाव भी हम कई बार देखते हैं, जिसमें मौजूदा कानूनों की व्यापकता का ना होना भी एक बहुत बड़ा कारक है। इसके अतिरिक्त जो कानून विद्यमान हैं भी उनको लेकर महिलाओं में अनेक बार अज्ञानता देखी जाती है, जो कानूनों की व्यापकता प्रभाविता पर प्रश्न चिन्ह लगा देते हैं। घरेलू हिंसा जैसे मामलों में समाजों का रवैया भी सबसे बड़ी भूमिका निभाता है, जिसमें घरेलू हिंसा को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति ना अपनाया जाना, साथ ही इससे जुड़ा हुआ कलंक और महिलाओं की कंडीशनिंग भी महिलाओं को घरेलू हिंसा के प्रति संवेदनशील बना देती है। इसके चलते महिलाएं लगातार इसको सहने के लिए विवश होती रही हैं और मामलों की अंडर रिपोर्टिंग भी देखी जाती है। समाज में इस प्रकार से परिस्थितियां बनती हैं कि अधिकांश महिलाएं चुप्पी में ही इसे सहना मंजूर कर लेती हैं। यह उनकी पसंद से नहीं होता, अपितु मजबूरी से होता है। भारतीय समाजों में विवाह के पश्चात महिलाएं ससुराल पक्ष की ओर ही देखी जाती हैं। उनका माता पिता के परिवार से ज्यादा नाता नहीं देखा जाता। इसके चलते भी महिलाएं अपने माता पिता के परिवार वालों पर तथाकथित रूप से बोझ न डालने के विचार के चलते इस प्रकार की घटना को तुरंत रिपोर्ट नहीं करती, जिससे इस प्रकार की घटनाएं लगातार बढ़ती हुई देखी जा सकती हैं। यह इस तथ्य के बावजूद है कि 2005 के अधिनियम में हिंसा को अत्यंत व्यापक रूप में परिभाषित करने का प्रयास किया गया है। इस पृष्ठभूमि में यदि हम 2005 के अधिनियम को समझने का प्रयास करें तो आपको ध्यान रखना होगा कि घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 भारत की संसद के द्वारा संविधान के तहत गारंटीबद्ध महिलाओं के अधिकारों की अधिक प्रभावी सुरक्षा प्रदान करने के लिए अधिनियमित किया गया था, जो परिवार के भीतर होने वाली किसी भी प्रकार की हिंसा और अन्य संबंधित घटनाओं की शिकार हैं। इसके तहत आपको ध्यान रखना है कि जब हम बात करते हैं घरेलू हिंसा की, तो घरेलू हिंसा वह कही जा सकती है जो पीड़ित व्यक्ति के स्वास्थ्य, सुरक्षा, जीवन, अंग या भलाई, चाहे वह मानसिक या शारीरिक हो, इसको नुकसान पहुंचाती है, खतरे में डालती है या ऐसा करने की प्रवृत्ति देखी जाती है। इसमें शारीरिक शोषण, मौखिक शोषण, यौन शोषण, भावनात्मक और आर्थिक प्रकार के दुर्व्यवहार को भी शामिल किया जाता है। यह अधिनियम घरेलू हिंसा को मानव अधिकार के उल्लंघन के रूप में मान्यता देता है और साथ ही यह एक महिला को हिंसा मुक्त घर में रहने के अधिकार को भी मान्यता प्रदान करता है। इस अधिकार को लागू करने के लिए अधिनियम एक महिला के निवास के अधिकार और कानून के तहत सुरक्षा आदेश प्राप्त करने के उसके अधिकार को भी मान्यता देता है। हालांकि कानून के बावजूद हमें इसके संदर्भ में काफी कुछ किए जाने की आवश्यकता है। महिलाओं के खिलाफ हिंसा के मामले को महिला को आर्थिक सहायता प्रोत्साहन पैकेज में शामिल उपायों से तत्काल निपटाया जाना चाहिए, जो चुनौती की गंभीरता और पैमाने को पूरा करते हैं और उन महिलाओं की जरूरतों को दर्शाते हैं जो भेदभाव के कई रूपों का सामना कर रही हैं। इसमें जमीनी स्तर पर कार्य करने वाले महिला संगठन समुदायों को भी हमें समर्थन देने की आवश्यकता है। हमें सामाजिक समर्थन का विस्तार करने, फोन या इंटरनेट तक पहुंच न रखने वाली महिलाओं तक पहुंचने के लिए SMS, ऑनलाइन टूल,
सोशल नेटवर्क जैसी प्रौद्योगिकी आधारित समाधानों का उपयोग करके हेल्पलाइन, मनोसामाजिक समर्थन और ऑनलाइन परामर्श को भी बढ़ावा दिए जाने की आवश्यकता है। इसके अलावा पुलिस और न्यायिक सेवाओं को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ हिंसा की घटनाओं को उच्च प्राथमिकता दी जाए और अपराधियों को दंड अवश्य मिले। इस प्रकार के उपायों से हम घरेलू हिंसा को रोकने के लिए कुछ न कुछ समाधान उपायों को प्रस्तुत कर सकते हैं। अगला आलेख आपके समक्ष है। इसे पेज नंबर 6 से लिया गया है और इसका संबंध जीएस पेपर 3 में पर्यावरण से है। मुख्य रूप से हम इसमें चर्चा करेंगे लॉस एंड डैमेज फंड पर। हाल ही में संपन्न जलवायु परिवर्तन से संबंधित COP27 शिखर सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र के प्रतिनिधियों ने एक लॉस एंड डैमेज फंड बनाने पर सहमति व्यक्त की, जो जलवायु संबंधी आपदाओं के कारण सबसे कमजोर देशों को हुए उनके नुकसान की भरपाई करेगा। मुख्य रूप से लॉस एंड डैमेज फंड जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को संदर्भित करता है, जिसे शमन यानी ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कटौती या फिर अनुकूलन यानी जलवायु परिवर्तन प्रभावों से निपटने की प्रथाओं को संशोधित करना से टाला नहीं जा सकता है। इसमें न केवल संपत्ति की आर्थिक क्षति बल्कि आजीविका हानि, जैव विविधता, सांस्कृतिक महत्व वाले स्थलों का विनाश भी शामिल है। इससे प्रभावित देशों के लिए मुआवजे का दावा करने का दायरा बढ़ जाता है। आपको ये ध्यान रखना होगा कि 1990 के दशक की शुरुआत में जब जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन का गठन किया गया, तब से ही किसी न किसी रूप में जलवायु परिवर्तन के कारण होने वाले हानि और क्षति पर बहस देखी गई। मुख्य रूप से इसमें अल्प विकसित देशों के समूह ने नुकसान और विनाश के लिए जवाबदेही मुआवजे की स्थापना का लक्ष्य रखा। हालांकि जलवायु क्षति के लिए ऐतिहासिक रूप से दोषी ठहराए गए अमीर देशों ने लगातार इन चिंताओं की अनदेखी की। इसमें मुख्य प्रगति तब देखी गई जब 2013 में हानि और क्षति पर वार्सा अंतर्राष्ट्रीय तंत्र की स्थापना विकासशील देशों के व्यापक दबाव के बाद हुई। हालांकि इसकी स्थापना बिना फंडिंग के ही की गई। पुनः 2021 में ग्लासगो में COP26 जलवायु शिखर सम्मेलन के दौरान हानि और क्षति के लिए धन की व्यवस्था पर विचार करने के लिए एक 3 वर्षीय टास्क फोर्स का गठन किया गया। अब तक कनाडा, डेनमार्क, जर्मनी, न्यूजीलैंड, स्कॉटलैंड आदि देशों ने लॉस एंड डैमेज के इस फंड में रुचि को दर्शाया है। हालांकि इसके बावजूद इसके संदर्भ में कुछ चिंताएं देखी जा रही हैं। आपको ये ध्यान रखना होगा कि अभी तक केवल एक फंड बनाने के लिए ही प्रतिबद्धता को जाहिर किया गया है। इसमें इसकी स्थापना और योगदान जैसी महत्वपूर्ण बातें भविष्य में ही तय होंगी। यद्यपि कुछ देशों ने इस फंड में नाम मात्र के दान को किया है, किंतु अनुमानित जो क्षति है वह पहले से ही 500 बिलियन अमेरिकी डॉलर को पार कर गई है। इसके अलावा COP27 में वार्ता के दौरान यूरोपीय संघ ने चीन, अरब राज्यों और बड़े विकासशील देशों जैसे भारत पर भी इस आधार पर योगदान देने के लिए जोर दिया कि उनका उत्सर्जन में काफी योगदान है। इसके अलावा जलवायु वित्त पोषण में अब तक मुख्य रूप से ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के संदर्भ में ही प्रयासों को किया गया है। इस प्रकार हमें ध्यान रखना होगा कि लॉस एंड डैमेज फंड के समक्ष अभी भी काफी चुनौतियां विद्यमान हैं। हमें इसके संदर्भ में जो भी प्रगति दिखाई दे रही है, उस गति को हमें नहीं खोना है और साथ ही यह सुनिश्चित करने के लिए कड़ी मेहनत भी किए जाने की आवश्यकता है कि आगामी वार्ताएं इसमें एक विश्वसनीय उत्प्रेरक के रूप में कार्य करे, न कि केवल वादों के मंच के रूप में। हमें यह भी सुनिश्चित करना होगा कि उत्सर्जन और अनुकूलन को कम करने के लिए जो भी वित्त प्राप्त हो उसका बेहतर उपयोग किया जाए और इसके लिए एक सुदृढ़ प्रकार की राजनीतिक प्रतिबद्धता की आवश्यकता है। हमें हाल के अनुभवों के सीखना होगा, उसमें लगातार सुधार करना होगा, तभी हम जलवायु परिवर्तन की व्यापक चुनौती का सामना बेहतर प्रकार से कर पाएंगे। अगला आलेख आपके समक्ष है। इसे पेज नंबर 11 से लिया गया है और इसका संबंध जीएस पेपर 2 में पॉलिटी से है। इसमें हम बात करेंगे जबरन धर्मांतरण के मुद्दे पर। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने एक मामले में केंद्र सरकार से जबरन धर्मांतरण के मुद्दे से निपटने के लिए गंभीरता पूर्वक कदम उठाने को कहा था।
अब इस मामले में गृह मंत्रालय के द्वारा भी अपनी व्यवस्था को प्रस्तुत किया गया है। गृह मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष जो अपने पक्ष को रखा है, उसके अनुसार धर्म के अधिकार में अन्य लोगों को किसी विशेष धर्म में परिवर्तित करने का अधिकार शामिल नहीं है, विशेष रूप से जब यह धर्मांतरण धोखाधड़ी से किया जाए, जबरदस्ती किया जाए या फिर लालच के तहत किया जा रहा हो। गृह मंत्रालय के अनुसार संविधान के अनुच्छेद 25 में जो धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया गया है, उसके प्रचार शब्द में धर्मांतरण का अधिकार शामिल नहीं है, क्योंकि जबरन धर्मांतरण से न केवल सार्वजनिक व्यवस्था में बाधा पड़ती है, अपितु यह व्यक्ति की अंतरात्मा को भी नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। धर्मांतरण के इसी नकारात्मक प्रभावों के चलते ही सरकारों आदि को इसको विनियमित या प्रतिबंधित करने की भी शक्ति प्रदान की गई है। केंद्र का यह भी मानना है कि इससे पहले जो संगठित और बड़े पैमाने पर अवैध धर्मांतरण किए गए थे, उनको रोकने के संदर्भ में बनाए गए कानूनों को भी सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा था। आपको ध्यान रखना है कि 14 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने धर्मांतरण को गलत बताया और इन्हें राष्ट्र की सुरक्षा और नागरिकों की अंतरात्मा को नकारात्मक रूप से प्रभावित करने वाला बताया। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से हस्तक्षेप करने और एक शपथ पत्र में यह स्पष्ट करने के लिए कहा था कि वह धोखे से किए जाने वाले धर्मांतरण को रोकने के लिए क्या करना चाहता है। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार धर्म की स्वतंत्रता हो सकती है, लेकिन जबरन धर्मांतरण से धर्म की स्वतंत्रता नहीं हो सकती। हर किसी को अपना धर्म चुनने का अधिकार है, लेकिन यह जबरन नहीं होना चाहिए और ये प्रलोभन देकर नहीं होना चाहिए। आपको ये ध्यान रखना होगा कि इस मामले पर सुनवाई चल रही है, जिसमें आगामी सुनवाई 5 दिसंबर को तय की गई है। अब ये देखने वाली बात होगी कि धर्मांतरण पर सुप्रीम कोर्ट का अंतिम मत किस प्रकार का रहता है। अब हम बात कर लेते हैं पेज नंबर 12 में दिए गए एक अन्य आलेख की, जिसका संबंध जीएस पेपर 1 में सोसाइटी और जीएस पेपर 2 में सामाजिक न्याय से जोड़कर देखा जा सकता है। इसमें हम बात करेंगे स्वदेशी आदिवासी प्रथाओं के पुनः प्रलेखन पर। अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग केंद्र सरकार के साथ अब भारत में स्वदेशी और आदिवासी समाजों की संस्कृतियों और सामाजिक प्रथाओं के पुनः प्रलेखन पर जोर दे रहा है, क्योंकि आयोग का मानना है कि मौजूदा साहित्य औपनिवेशिक सरकारों द्वारा बनाए गए ज्ञान पर अधिक निर्भर है। आयोग की योजना भारत के स्वदेशी आदिवासी समुदायों के अधिक समाजशास्त्रियों, मानव विज्ञानी और शोधकर्ताओं को अपने समुदायों की सांस्कृतिक, सामाजिक और ऐतिहासिक प्रथाओं पर शोध करने और दस्तावेजीकरण करने के लिए प्रोत्साहित करने की है, ताकि इस विषय पर औपनिवेशिक युग के प्रभाव को बदला जा सके और इससे सरकार आदिवासी समाजों को, उनकी पहचान को और उनके अधिकारों को बेहतर ढंग से समझ सके। विशेषज्ञों का यह मानना है कि आदिवासी ज्ञान में बीमारियों के इलाज के तरीकों से लेकर हथियार बनाने के तरीके, प्रकृति की रक्षा करने के तरीके और सामुदायिक गीतों के माध्यम से ज्ञान देने के तरीकों तक को शामिल किया गया है। अतः इस प्रकार के आदिवासी समुदायों के ज्ञान को पारंपरिक प्रकार की भारतीय ज्ञान प्रणाली में शामिल किए जाने की आवश्यकता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी इस पर ध्यान दिया जा रहा है, क्योंकि आदिवासी समुदायों का ये ज्ञान भारत को ज्ञान महाशक्ति बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। अब हम बात कर लेते हैं मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न की। पहला प्रश्न है, जैसे जैसे लोगों के रिश्ते बदलते हैं और समाज परिवर्तन के दौर से गुजरता है, स्वतंत्रता और स्वतंत्रता पर संवैधानिक अधिकारों का विस्तार हर क्षेत्र में होना चाहिए, जिसमें समान लिंग वाले जोड़े का जीवन भी शामिल है। भारत में समलैंगिक विवाह पर वाद विवाद की पृष्ठभूमि में व्याख्या करें। 250 शब्द, 15 अंक। दूसरा प्रश्न है, भारत में घरेलू हिंसा की विद्यमानता की पृष्ठभूमि में घरेलू हिंसा से निपटने के उपायों और विधायी प्रावधानों पर उदाहरण सहित विवेचन करें। 250 शब्द, 15 अंक। पहले उत्तर की संरचना की भूमिका में आप समलैंगिक विवाह का सामान्य परिचय देंगे और इसके मुख्य भाग में आप भारत में समलैंगिक विवाह पर वाद विवाद की व्याख्या करेंगे, समलैंगिक विवाह की भारत और विश्व में स्थिति को स्पष्ट करेंगे और इस संदर्भ में उपयोगी सुझाव को भी देंगे। अंत में आप एक उपयुक्त सकारात्मक निष्कर्ष प्रस्तुत करेंगे और इस रूप में आपका उत्तर पूर्ण होगा।
दूसरे उत्तर की संरचना की भूमिका में आप घरेलू हिंसा का सामान्य परिचय देंगे और इसके मुख्य भाग में आप भारत में घरेलू हिंसा की विद्यमानता को आंकड़ों के साथ स्पष्ट करेंगे। घरेलू हिंसा के संदर्भ में उपयुक्त विधायी प्रावधान की व्याख्या करेंगे। घरेलू हिंसा के कारण और निवारण उपायों को बताएंगे और इसके संदर्भ में उपयुक्त सुझाव भी देंगे। अंत में आप एक उपयुक्त सकारात्मक निष्कर्ष प्रस्तुत करेंगे और इस रूप में आपका उत्तर पूर्ण होगा। बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस के आज के अंक में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।